पढ़ेंगे पाइथागोरस प्रमेय के बारे में। किसके बारे में? पाइथागोरस प्रमेय। ये प्रमेय होता क्या है, इस प्रमेय की अवधारणा कहाँ से हुई, कहाँ से इसके बारे में बातचीत हुई, यह है क्या, यह त्रिभुज में किस प्रकार से संबंधित है और इस प्रमेय के बारे में क्या है, इस प्रमेय से क्या फायदा है, ये सब चीजें हम देखेंगे। ठीक है। तो ये जो पाइथागोरस प्रमेय है ये आया कहाँ से? यूनानी ज्यामिति विशेषज्ञ थे, उनका नाम था पाइथागोरस। क्या नाम है? पाइथागोरस। ये नाम है, ये नाम है किनका? यूनानी ज्यामिति विशेषज्ञ का नाम है पाइथागोरस। ये कब की बात है? 570 से 500 ईसा पूर्व पहले की बात है। ठीक है। तो इन्होंने समकोण त्रिभुज के बारे में एक प्रमेय बताया था। समकोण त्रिभुज के कुछ गुणधर्म बताए थे, कुछ नियम कानून बताए थे। किस त्रिभुज के बारे में? समकोण त्रिभुज के बारे में। किसके बारे में? समकोण त्रिभुज के बारे में। वो जो नियम कानून बताए थे, जो कुछ गुणधर्म बताए थे, एक प्रमेय बताए थे, उसी प्रमेय को हम कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस नाम क्यों पड़ा, पता बात समझ में आई? क्योंकि जो वैज्ञानिक थे उनका नाम ही था पाइथागोरस। क्या नाम था? पाइथागोरस। वो कहाँ के थे? यूनान के थे। कहाँ के थे? यूनान के। ज्यामिति विशेषज्ञ थे। उन्होंने समकोण त्रिभुज के बारे में कुछ नियम कानून बताए थे, कुछ गुणधर्म बताए थे। ठीक है। या हम कहते हैं कि उन्होंने समकोण त्रिभुज से संबंधित एक प्रमेय दिया था, उसी प्रमेय को हम कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। ये कब की बात है? 570 से 500 ईसा पूर्व पहले की बात है। इनसे भी पहले 800 ईसा पूर्व, मतलब 300 ईसा पूर्व पहले, ठीक है, यानी इनसे पहले ही, यानी लगभग में 300 ईसा पूर्व पहले बौधायन नाम के एक व्यक्ति थे। ठीक है। वो भी विशेषज्ञ थे। उन्होंने भी समकोण त्रिभुज से संबंधित नियम कानून बताए थे। जो इन्होंने बताया है 300 ईसा पूर्व बाद, वो 300 ईसा पूर्व पहले ही बौधायन नाम के विशेषज्ञ बता चुके थे। तो इनके बारे में हम लोग अलग से पढ़ेंगे। ठीक है। इन्होंने क्या बताया था, समकोण त्रिभुज के बारे में क्या चीजें बताई थी, वो चीज हम लोग इनके बारे में, बौधायन के बारे में अलग से पढ़ेंगे। हम आज देखेंगे पाइथागोरस के प्रमेय के बारे में। ठीक है। तो यूनानी ज्यामिति विशेषज्ञ जिनका नाम है पाइथागोरस, इन्होंने 500 से 700 ईसा पूर्व, 570 से 500 ईसा पूर्व जो समकोण त्रिभुज के बारे में एक नियम कानून बताया, उसी नियम कानून को हम लोग कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है। तो पहले हम लोग समकोण त्रिभुज को तो समझ लें। ठीक है। चलिए, तो देखिए पहले हम लोग किसके बारे में समझे? पहले ये समझें कि समकोण त्रिभुज क्या होता है। ठीक है। समकोण त्रिभुज के बारे में जब हम लोग त्रिभुज पढ़ रहे थे तो वहां पर उस त्रिभुज में समकोण त्रिभुज के बारे में भी हम लोग पढ़े हैं। तो इसको डिटेल में देख लें कि समकोण त्रिभुज में ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण कितना होता है? 90 अंश से। समकोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 अंश होता है। क्या होता है? 90 अंश। ये त्रिभुज हो गया, इसमें एक कोण हो गया 90 अंश, तो इसको हम कह देंगे समकोण त्रिभुज। ठीक है। अब देखिए जो 90 अंश है, इस 90 अंश के सामने जो भुजा होती है उसको क्या कहते हैं? जैसे ये त्रिभुज तो हो गया समकोण त्रिभुज, इस
त्रिभुज में, इस त्रिभुज में या किसी भी त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं? 3। त्रिभुज में 3 भुजा, 3 कोण और 3 शीर्ष होते हैं, हम लोग पढ़े हैं अभी पिछली कक्षा में। तो अब ये समकोण त्रिभुज में ये जो 90 अंश का कोण है, इसके सामने वाली भुजा थोड़ी सी बड़ी है और ये दोनों भुजाएं क्या हैं? छोटी हैं। ठीक है, तो जो 90 अंश के सामने की भुजा है उसको हम लोग कहते हैं कर्ण। ठीक है, समकोण त्रिभुज में जो 90 अंश के सामने की भुजा क्या कहलाती है? कर्ण। समकोण त्रिभुज में जो 90 अंश के ठीक सामने की भुजा है वो क्या कहलाएगी? कर्ण। ठीक है, और एक भुजा समकोण बनाने वाली भुजा, कौन सी 2 भुजाएं हैं जो 90 अंश का कोण बनाती हैं? एक भुजा ये है और एक भुजा ये। ठीक है, तो एक भुजा को कहेंगे आधार और दूसरी भुजा को कहेंगे लंब। ठीक है, यानी समकोण त्रिभुज में एक कर्ण होता है, एक आधार होता है और एक लंब होता है। ठीक है, अब समकोण त्रिभुज में एक भुजा होती है आधार और दूसरी जो भुजा होती है वो भुजा होती है लंब। दूसरी भुजा क्या होती है? लंब। तो समकोण त्रिभुज में 3 भुजाएं हुई, एक 90 अंश के सामने वाली भुजा और 2 भुजाएं होती हैं जो समकोण बनाती हैं। तो समकोण बनाने वाली भुजा में एक भुजा होती है आधार और दूसरी भुजा होती है लंब। कर्ण इसमें फिक्स रहता है। कर्ण कौन सी भुजा होती है? 90 अंश के सामने वाली भुजा। ठीक है, अगर हम इसको आधार मान लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? लंब। ठीक है, एक आधार होगा तो दूसरा लंब, लेकिन दोनों के बीच का कोण क्या होगा? 90 अंश। ठीक है, चलिए, तो हम जो ऐसे लंबवत ऊपर है उसको हम मान लिए लंब और इसको मान लिए आधार। मानने को हम कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक त्रिभुज ऐसे हो गया, देखिए इस तरह से, ये कोण क्या है? 90 अंश। ठीक है, तो 90 अंश के ठीक सामने वाली भुजा ये क्या कहलाएगी? क्या कहलाएगी? कर्ण। ठीक है, और एक भुजा को ये, इसको किसी को एक को आधार मान लेंगे तो दूसरे को लंब। ये मान लीजिए आधार हो गई ये भुजा, तो ये भुजा क्या हो गई? लंब। ठीक है, अब देखिए ऐसे हो गया, मान लीजिए ऐसे हो गया, तो इसमें कर्ण कौन सी भुजा होगी? ए बी सी। किस भुजा का नाम है? कर्ण। ए सी, ये वाली भुजा क्या हो गई? कर्ण। चूंकि यही कोण तो 90 अंश है, तो ये भुजा अगर आधार हो गई तो ये भुजा क्या होगी? क्या होगा? लंब। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज में एक भुजा कर्ण होती है और एक भुजा लंब होती है और एक भुजा आधार होती है। कितनी बात समझ में आई? समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 अंश होता है, 90 अंश के ठीक सामने की भुजा जो होती है वो कहलाती है कर्ण, और एक भुजा होती है आधार और दूसरी भुजा बनती है लंब। यानी समकोण त्रिभुज में टोटल कितनी चीजें हैं? 90 अंश का कोण है, कर्ण है, कौन है कर्ण? 90 अंश के ठीक सामने की भुजा, और एक है आधार है, एक भुजा आधार बन जाएगी और एक भुजा बन जाएगी
लंब। यही 4 चीजें हैं, इसके अलावा भी कुछ मिला नहीं मिला। 90 अंश का कोण मिला, एक कर्ण मिला। कर्ण कहाँ है? 90 अंश के ठीक सामने की भुजा। आधार कौन सा है? एक भुजा आधार हो जाएगी और दूसरी भुजा लंब हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगर हम कहें कि इन तीनों में सबसे बड़ी भुजा कौन होती है? कर्ण, लंब, आधार, कर्ण, इन तीनों में सबसे बड़ी भुजा कौन है? कौन है? कर्ण। यही है सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा। याद रखिएगा कि इन तीनों में जो सबसे बड़ी भुजा है वो क्या होती है? कर्ण। ठीक है, चलिए तो हम लोगों ने देखा कि ये जो समकोण त्रिभुज है, इस समकोण त्रिभुज में एक कोण क्या होता है? 90 अंश। 90 अंश के ठीक सामने की भुजा कहलाती है कर्ण। एक भुजा हो गई आधार और दूसरी भुजा हो गई लंब। ठीक है, अब देखिए ये प्रमेय है क्या? जो पाइथागोरस प्रमेय है वो है क्या? इसके पहले हम लोग वर्ग के बारे में पढ़ चुके हैं कि वर्ग जो होता है ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर। वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर। अगर वर्ग का क्षेत्रफल हमें निकालना है तो क्या कहेंगे? ये मान लीजिए भुजा है, ये भी तो भुजा होगी, तो भुजा का वर्ग, यही ना होता है। अगर इसकी भुजा ए है तो ये भी ए होगी, ये भी होगी, ये भी ए, तो ए का वर्ग। यानी जो भी भुजा की लंबाई होगी उसका वर्ग कर देंगे, वही हमारा वर्ग का क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है तो इस भुजा का वर्ग कर देंगे। अब देखिए ये जो प्रमेय है वो प्रमेय ये कहता है कि कर्ण को अगर हम वर्ग की भुजा मान लें, कर्ण को क्या मान ले? वर्ग की भुजा, तो इस पर जो वर्ग बनेगा उसका क्षेत्रफल क्या होगा? कर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल, कर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? कर्ण का वर्ग होगा कि नहीं? अरे कर्ण पर अगर हम एक वर्ग बना देंगे, सोचिए ऐसे ऐसे वर्ग बना देंगे तो ये भी कर्ण है, ये भी कर्ण, ये भी कर्ण, ये भी कर्ण, नहीं होगा क्या? अरे कर्ण पर अगर हमने वर्ग बना दिया तो जितना लंबा ये होगा उतना लंबा ये होगा, उतना लंबा ये होगा, उतना लंबा ये होगा। तो इस कर्ण की भुजा पर जो वर्ग बनेगा उसका क्षेत्रफल क्या होगा? कर्ण का वर्ग। ठीक है, इसी तरह से इस पे जो वर्ग बनाएंगे, आधार पे वर्ग बनाएंगे और लंब पर वर्ग बनाएंगे। ठीक है, तो आधार पर बना वर्ग, आधार पर बने वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? आधार का वर्ग नहीं होगा क्या? इस पे जो वर्ग बनेगा तो ये भी तो वर्ग बनेगा, क्षेत्रफल निकालेंगे तो। और लंब पर बने वर्ग का क्षेत्रफल ये क्या होगा? लंब का वर्ग। यानी इस कर्ण पर जो वर्ग बनेगा इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो कर्ण का वर्ग बनेगा। आधार पर जो वर्ग बनाएंगे वो आधार का वर्ग होगा क्षेत्रफल, और लंब पर जो वर्ग बनेगा उसका क्षेत्रफल लंब का वर्ग होगा। तो हमसे यह कह रहा है कि ये जो पाइथागोरस प्रमेय है हमको याद क्या रखना है?
हमको याद यह रखना है कि ये जो कर्ण पर बना वर्ग का क्षेत्रफल है, कर्ण पर बना जो वर्ग का क्षेत्रफल है, यह आधार पर बने वर्ग के क्षेत्रफल और लंब पर बने वर्ग का क्षेत्रफल इसके योग के बराबर होता है। मतलब समझ रहे हैं? कर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल, ये जो कर्ण पर वर्ग बनेगा उसका क्षेत्रफल आधार पर बने वर्ग का क्षेत्रफल और लंब पर बने वर्ग के क्षेत्रफल के योग के बराबर होता है। ये जो कर्ण पर बना वर्ग, कर्ण पर बना वर्ग आधार पर बने वर्ग के क्षेत्रफल और लंब पर बने वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होता है। या यह याद करिए कि कर्ण का वर्ग कर देंगे, लंब का वर्ग कर देंगे, आधार का, पहले तो तीनों का वर्ग कर दीजिए, ठीक। कर्ण वाले को एक साइड में कर दीजिए और लंब और आधार का वर्ग एक साइड में करके दोनों को क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। क्या कर दें, जोड़ दें। कर्ण बड़ा है तो सबसे बड़का एक साइड में, सबका वर्ग करना है, कर्ण का भी वर्ग करना है, लंब का भी वर्ग करना है, आधार का। किसको किसको जोड़ेंगे, सबसे बड़का को अलग कर देंगे, अब बकिया दोनों को जोड़ देंगे। बात समझ में आ रही है? सबसे बड़का कौन है, कर्ण है, कर्ण का वर्ग कर दिए, ठीक। छोटे छोटे कौन है, आधार और लंब, इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ठीक है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या देखा कि इस समकोण त्रिभुज में ये हो गया कर्ण, ये हो गया लंब और ये हो गया आधार। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या है, किसका वर्ग करेंगे, वर्ग तो सबका करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले सबसे बराबर के एक साइड में किसको लिख देंगे, सबसे बड़का कर्ण, ठीक। कर्ण सबसे बड़ा है ना, उसके बाद कौन कौन बचे, लंब और आधार, तीनों का वर्ग हमने कर दिया कि नहीं। बराबर के एक साइड में सबसे बड़का कर देंगे और इन दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है। यही है हमारा पाइथागोरस प्रमेय। यानी पाइथागोरस प्रमेय क्या है, समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग आधार पर बने वर्ग और लंब पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। अब इससे क्या फायदा मिलेगा, जैसे ये हमारा जो कमरा है वो कैसा है, समकोण त्रिभुज नहीं है क्या, ये हमारा कमरा, जैसे ये ब्लैक बोर्ड है, अब इस ब्लैक बोर्ड में ये तिरछी लंबाई, अगर ये लंबाई हमने नाप लिया और ये लंबाई नाप लिया, अगर कहें कि ये तिरछी लंबाई क्या होगी, नहीं बता देंगे। इसमें क्या क्या है, इसमें जो प्रश्न बनेंगे, इसमें अगर हमको लंब पता रहे 3 सेमी, कर्ण पता रहे, आधार पता रहे 4 सेमी, तो क्या हम कर्ण नहीं बता पाएंगे, बता देंगे कि नहीं। इसी सूत्र की सहायता से कैसे, हमें वर्गमूल निकालने आना चाहिए, क्योंकि जब वर्ग करेंगे कर्ण का वर्ग, जैसे मान लीजिए ये प्रश्न है कि इसमें आधार, एक समकोण त्रिभुज में आधार 3 सेमी है और लंब कितना है 4 सेमी है, तो उसका कर्ण क्या होगा, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, लंब का वर्ग, लंब माने क्या है 4 का वर्ग, और आधार क्या है 3 का वर्ग, और ये क्या है कर्ण का वर्ग। तो 4 चौक का क्या हुआ 16, 3 त्रिक क्या हुआ 9, 16 9 क्या हुआ 25,
अब कर्ण का वर्ग बराबर 25, तो इसका मतलब कर्ण का मान निकालना है तो करड़ी में क्या निकालेंगे? वर्गमूल। ठीक है, वर्गमूल निकालने के लिए हम लोग जब वर्गमूल वाला पाठ पढ़ रहे थे तो वहां पर हम लोग वर्गमूल पढ़े थे कि जो वर्ग करने पर आए, जैसे 5 का वर्ग कर दे रहे हैं तो क्या हो रहा है? 25। ठीक है, तो 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आएगा? 5। ठीक है, इसका वर्ग करेंगे वही वर्गमूल बनेगा, वर्ग करके करनी में ले लेंगे वही बनेगा। जैसे 4 का वर्ग करने पर क्या आ रहा है? 16, तो 16 का वर्गमूल क्या होगा? 4। ठीक है, 5 का वर्ग करने पर क्या आ रहा है? 25, तो कौड़ी में 25 का मान क्या होगा? 5, यानी 25 का वर्गमूल क्या होगा? 5। ठीक है, ठीक है, तो जिसका वर्ग करने पर जो भी आएगा वही उसका वर्गमूल बनेगा। वर्गमूल निकालना हम लोग सीखे हैं। वर्गमूल निकालने के लिए हम लोग जोड़ा बनाते हैं। जैसे मान लीजिए 16 का वर्गमूल निकालना हुआ, 16 का वर्गमूल, यहां पर क्या है? 25 है, तो 25 का वर्गमूल कैसे निकालेंगे? तो 25 का ऐसे कर लेंगे, गुणनखंड करते समय पहले किससे भाग देते हैं? 2 से नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, 4 से, फिर 5 से। 5 बचे 25, 5 से कहीं 5, यानी 25 बराबर 5 गुणे 5, तो कितने का जोड़ा बनता है वर्गमूल में? 2 का। ठीक है, तो 25 का वर्गमूल, इसका मतलब ये 2 का जोड़ा बन गया, तो क्या हो गया? 5। अगर 16 हो जाता तब, मान लीजिए यहीं पर 16 हो जाता था, 16 का मतलब 2 अट्ठे 16, फिर 2 से भाग दिए, 2 चौके 8, फिर 2 से भाग दिए, 2 दूनी 4, फिर 2 और 1 आता है तो रुक जाते हैं। फिर 16 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। अब 2 का जोड़ा बनाए तो इन दोनों में से 1 2 ले लिए और इन दोनों में से 1 2 ले लिए, यानी 2 गुणे 2 यानी क्या हुआ? 4, यानी 16 का वर्गमूल क्या हो गया? 4। तो इसी तरह से 25 का वर्गमूल क्या हो गया? क्या हुआ 25 का वर्गमूल? ठीक है, तो 25 का वर्गमूल क्या हो गया? 5 से। ठीक है, इस पे हम लोग और प्रैक्टिस करेंगे। ये जो पाइथागोरस प्रमेय के जो सवाल हैं, ये हमने थोड़ा सा ये बताया कि कैसे होता है। ठीक है, कि कर्ण, आधार, लंब, इस पे हम लोग सवाल फिर से करेंगे। ठीक है, अच्छे से करेंगे। तो वर्गमूल निकालना हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, एक बार फिर हम वर्गमूल निकालना बता देंगे, कैसे वर्गमूल निकाला जाता है। ठीक है, चलिए।